अगर ये कहूं कि हम इन लोगों का दुख समझते हैं जिनके प्यारे आज उनसे बिछड़ गए, तो झूठ। मैं अगर ये कहूं कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, तो भी झूठ। मैं अगर ये कहूं कि उन्होंने कौम, वतन, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तो ये इसलिए झूठ कि ये घर से शायद रोज़ी कमाने निकले थे, ये घर से शायद इसलिए निकले थे कि शाम को बीवी बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएंगे, ये कुर्बानी देने के लिए नहीं निकले थे। ना ही किसी ने इनसे इनकी जान की कुर्बानी मांगी थी। तो नाज़रीन, अगर ये मैं कहूँ कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, तो इससे बड़ा दोगला और मुनाफिकाना लफ्ज़ जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत राइज हो गया है और कोई हो नहीं सकता। ना बाबा, आपकी मजम्मतें नहीं चाहिए, आपकी फ़िक्र चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी हिकमत अमली चाहिए, और सबसे बढ़ के आपका वो अमल चाहिए कि जिससे ऐसे वाक़यात जो आए रोज़, मैं मानता हूँ इसमें कमी आई है, लेकिन ये इक्का दुक्का भी क्यों कर हूँ। आपकी मजम्मत नहीं चाहिए हुजूर, आपका अमल चाहिए। वो अमल हमें बताए कि वाकई आप सिंसेर हैं इस कौम और उस मुल्क के साथ। अपने मौजूद मेहमानों से तारुफ करवाऊंगा आपका नाज़रीन, और उस कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि अफसोसनाक वाक़या तो हो गया, लेकिन अफसोसनाक वाक़े के बाद कुछ अफसोसनाक बातें हुई हैं। मैं वो बातें भी आप तक पहुंचाना चाहूँगा। मैं इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपके वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और एक जाना माना नाम सहाफ़त की दुनिया में जनाब एजाज़ सैयद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थोड़ी ही देर में नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ होंगे, और हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमानों के साथ बढ़ूं, और यह मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून हैं, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपने सूबे में इन साहब की जिम्मेदारी है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आता है, इन साहब के अल्फाज क्या थे जो मैं तवक्को कर रहा था, वो लीस्ट ये था, वो कम से कम ये था कि ये साहब आएंगे और मजम्मत करके चले जाएंगे, जो कि इनका मामूल है, इनका नहीं तकरीबन तमाम का मामूल है। लेकिन इससे आगे बढ़ के उन्होंने जो कहा, मेरा सर शर्म से डूब गया। जरा सुनिए साहब क्या कहते हैं। इन तमाम कुव्वतों को जो इस मुल्क में दहशत गर्दी फैला रही हैं, जो इस मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग के अंधेरों को जो है वो लंबा करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में एटमी कुव्वत के बाद इक़्तिसादी कुव्वत बनने से रोकना चाहती हैं, और जो पाकिस्तान में जो है वो इंतशार पैदा करना चाहती हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो अपने एक भरपूर फैसले का जो है वो इंशाअल्लाह ताला इज़हार करेंगे। और ये मक्कार मौलवी, ये पिंडी का शैतान और ये इल्ज़ाम खान जो हैं, ये आप देखेंगे कि इनकी ज़बान ज़ब्त होंगी। आज के दिन ना करते सर, आज के दिन ना करते, फिर कभी कर लेते। बहुत टाइम था आपके पास, हर वक्त कैमरे आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, माइक्स टीवी चैनल्स के आपके आगे पीछे होते हैं। आज का दिन अपनी सियासत को पसे पुश डालते, इंसानियत को सामने रखते। अगर वो बाकी रह गई है तो सर आज का दिन राना साहब आप ना ऐसा करते। आपको पिंडी का शैतान याद आ गया मजम्मत करने के लिए, गाली देने के लिए। आपको इल्जाम खान याद आ गया गाली देने के लिए। आप उनको गाली क्यों नहीं देते नाम लेके, कि जो जिम्मेदारी कबूल करते हैं बाद में ऐसे वाकयात की? आप उनको गाली क्यों नहीं देते नाम देके, कि जिनके साथ, जिनके वोट लेने के लिए जिनके दर पे आप जाते हैं? ये इल्जाम लगाया जाता है ना आप पे, ये इल्जाम है, मैं मानता हूं यहां पर इल्जाम है। लेकिन अगर आप उनको बबांगे दोहल इसी तरह से टीवी पर आके गाली दे दें, इसी तरह से टीवी पर आके मजम्मत कर दें नाम लेकर उनकी, जिस तरह के अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने सियासी मुखालिफिन के नाम गिनवा, न जाने आपको याद कैसे रह जाती हैं ऐसी चीजें ऐसे मौकों पर। राना साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ अफसोस कर सकता हूं, आप हमारे लीडर हैं। शर्मिला साहिबा, यह अफसोसनाक वाकया, हम चले मजम्मत कर लेते हैं इसकी, लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे बढ़ के कुछ हम अमली तौर पे करें। सियासी मुखालफत एक जगह पे रखें, एक साइड पे रखें। जी शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि इस वक्त हम एक हालत जंग में हैं। गो कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का ऐलान है, और हमारी फ़ौज जो है वो इसमें अपनी जान और माल का नजराना भी पेश कर रही है, और हमें बहुत बेशुमार कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो हमारे अज़ाइम हैं, और इस मुल्क को जो हम खून रेज़ी से, दहशत गर्दी से पाक करना चाहते हैं, इसमें शायद अभी और ज़्यादा वक्त लगेगा। हम हर बार जब ये इस किस्म का वाक़या होता है तो हम टेलीविज़न पे आते हैं, या हम टिकर्स देखते हैं कि जी हम इसको कंडेम करते हैं,
और हम बहुत पुरअज़म हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे और ये कौम बड़ी रिजिलियंट है, ये कौम कुर्बानी देना चाहती है। देखिए, ये कौम कुर्बानी दे दे के थक गई है। हम अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते कि वो स्कूल में जाके शहीद हो जाएं। हम अपने घर वालों को इसलिए काम पे नहीं भेजते कि हमें ये पता नहीं होगा कि वो वापस घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे और वो रास्ते में कहीं शहीद हो जाएं। और शर्मिला साहबा, लीडर्स का रवैया, जब मैं चाहूंगा इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए ना कि ऐसे वाकयात के बाद अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस वक्त किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर है और किस चीज़ के हवाले से हमारा मुल्क परेशानी में दो चार है, वो है पैनामा का इशू। और मुल्क एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक बाकायदा एक मझधार में फंस चुका है। ना कोई काम हो रहा है, ना कोई फोकस है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। और लोग बेचारे जो हैं वो मासूम लोग अपनी जान का नजराना दे रहे हैं। We will be having ample time to discuss all these issues। मैं थोड़ा और वक्त लूंगा शाह साहब से भी और औरिया साहब आपसे भी थोड़ा और इजाजत लेके। ये तो थी एक लीडर की गुफ्तगू। दूसरे लीडर इसी पार्टी के जो आजकल नाराज है, जो उन्होंने गुफ्तगू की, मेरा ख्याल है वो एक ऐसी गुफ्तगू थी और सही मौके पे सही बात उन्होंने की। चौधरी निसार ने क्या कहा, वज़ीर दाखिला है, उनके हेल्म ऑफ अफेयर्स में ये चीज़ें आती हैं, ज़रा सुन लें आप कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। और इस मुल्क का वज़ीर दाखिला सियासी मामलात लेके बैठा हो, मैं कम से कम मेरा दिल ये नहीं मानता कि मैं उस पर इज़हार ख्याल करूँ। उसके लिए कल भी वक्त है, परसों भी वक्त है। इस वक्त हमारी तमाम तर तवज्जो और हमारी तमाम तर जो फोकस है वो उन लोगों के साथ है, उनके ख़ानदानों के साथ है जिनके साथ ये दिलखराश वाक़या पेश आया है। ये तहकीकात भी होनी है कि क्या दहशतगर्दी का वाक़या है या एक्सीडेंट है या कोई चीज़ ब्लो अप हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये आइंदा आधा घंटे पौने घंटे में ये वाज़ेह हो जाएगा। तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे जिस इशू पे इज़हार ख्याल करना है उसे मनसूख नहीं कर रहा है, मुलतवी कर रहा हूँ। मैं आपसे ये मेरा दिल नहीं मानता, ये चौधरी निसार साहब ने कहा कि मैं इस वक्त सियासी गुफ्तगू करूँ। और यह साहब, चौधरी निसार का दिल नहीं मानता, राना सनाउल्लाह का दिल मान गया। सर, ऐसे वाक़यात, इसमें कोई शक नहीं कि दिल खराश होते हैं, लेकिन इंसानियत लोग पहले क्यों नहीं रखते हैं? सियासत तो फिर बाद में भी हो सकती है। सर चलिए, इस पे थोड़ी देर में आते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे शाह साहब। मैं चाहूंगा इस पे आप रिपोर्ट भी करते रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह। ये थ्रेड अलर्ट के यहाँ पे कुछ कागजात हैं सर, ये थ्रेड अलर्ट जारी की गई थी सर कुछ अर्सा पहले। नाजरीन देख भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे। इसमें मैंने और लिया क्योंकि औरिया साहब का अपना नाम भी है, अलामा ताहिर अशरफी साहब और या मकबूल जान हैज आल्सो बीन रिसीव्ड दीज थ्रेट्स। और उलमाज के हवाले से भी जो है वो थ्रेट है इसमें, और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा। सर, ये थ्रेट लेवल इस तरह के मौजूद है और पुलिस के बारे में कहा गया कि पुलिस जो है वो निशाना बन सकती है। क्या प्रिएम्प्टिव नहीं थे मेजर्स या फिर कॉट बाय सरप्राइज? अली हैदर, मेरे हाल में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। थ्रेट लेवल की आपने बात की, ये बेसिकली इंटेलिजेंस की मालूमात हैं और इंटेलिजेंस में जो थ्रेट का लेवल है वो सबसे मयारी या स्टैंडर्ड थ्रेट लेवल वो होता है जिसमें स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो कि ये स्पेसिफिक बंदा या फलां ग्रुप जो है स्पेसिफिक, वो फलां तारीख को या इन 3-4 दिनों में फलां मुकाम के ऊपर एक अटैक कर सकता है। बदकिस्मती ये हुई अली हैदर कि हमने बहुत सारी चीज़ों की रिफॉर्म के ऊपर बात की, टेररिज्म की रिफॉर्म, टेररिज्म के हवाले से बहुत सारी बातों के ऊपर बात की। आज तक हमने इंटेलिजेंस रिफॉर्म के ऊपर बात प्रॉपरली नहीं की। अगर हम इंटेलिजेंस एनालिसिस निकालना शुरू करेंगे, जो अलर्ट आपने एक दिन पहले किए 23 तारीख मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगले दिन ये काम हो जाता। क्या ये अलर्ट स्पेसिफाई कर रहा है कि फलां जगह टारगेट हो सकती है? सवाल ये है। ये एक अब्रप्ट जो एक जनरल इंटेलिजेंस है वो तो शायद मेरे ख्याल में हम मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं या आप बैठ के ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल ये नहीं है, इस वक्त कोई धमाका हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड जो इंटेलिजेंस है
वो बदकिस्मती से मैं बड़े अदब से कहूँगा स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताई जाए कि फलां ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। मैं इस पे आता हूँ सर, और बल्कि इसमें जो अखज़ होती है वो ये होती है कि गालिबन एक डिपार्टमेंट दूसरे पे मुद्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है। ये तरीका बेसिकली इस ऐसे थ्रेट लेवल का ये होता है। और यह साहब सर, ये जो थ्रेट एक लेवल जारी किया गया जिसको अभी आजाद सैयद साहब कह रहे थे कि ये जेनेरिक है, कि स्पेसिफाइड नहीं है, ना ही इसकी इतनी कोई, लेकिन इसमें सर आपका नाम भी है और आप हमारे मुल्क का भी सरमाया है, हमारे उस्तादों की हैसियत है हमारी नज़र में आपके लिए। तो सर इस थ्रेट के बाद कुछ सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ने कुछ इजाफा किया, कुछ सहूलत दी है सर? नहीं, मुझे तो कोई नहीं थी ना, से मांगी है कभी, लेकिन बहरहाल देखें, बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। आप इनसे कुछ सवाल कर सकते हैं कि जो आईबी जो है जी इस वक्त तकरीबन आईएसआई के बराबर से बल्कि उससे ज्यादा इक्विप्ड हो चुकी हुई है, लेकिन आईबी को आपने काम पे किस पे लगाया हुआ है? लोगों के फोन टेप करने के ऊपर। जी, आईबी को आपने पॉलिटिकल सूरत में लगाया हुआ है। नहीं, जेआईटी में फारिग रखा था उनको सर ताकि ये काम कर सके, इसलिए जेआईटी में शामिल नहीं किया था। आईबी कर क्या रही है भाई? जी, मसला सारा यही है। अब तक मसला सारा यह कि स्पेसिफिक दुनिया पूरी में होता यह है कि एक दफा एक काम हो जाए, उसके बाद 7/7 हुआ था ना, उसका उन्होंने अलर्ट किया था, उसको हर जगह पॉकेट्स होती हैं, उनको देखा जाता है। और ये जेनेरिक मेरा नाम भी उन्होंने दिया है। अब होता यह है कि कैमोफ्लेज नाम दिए जाते हैं जो आज पाक और ये साहब ताहिर अशरफी साहब, अलामा ताहिर अशरफी साहब, हमें तो अब याद है, वो तो इस थ्रेट लेवल से पहले भी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, उनको दी भी, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन सर आपका नाम है इसमें, इनको देनी चाहिए, आप खुद इनसे डिमांड करें। देखिए जान के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए, जान अल्लाह ने के हाथ में है, लेकिन कोई एहतियात करें सर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मैंने हमेशा अल्लाह तबारक तआला पे भरोसा किया है और यकीन हज़रत अली का एक कॉल बड़ा जबरदस्त है जी। हज़रत अली कहते हैं कि कलम जो का कॉल है कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, वक्त से पहले मरने नहीं देती। सर आप हमारे सर पे सलामत रहे। और ये साहब जी जी, और ये साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आईबी ये काम नहीं कर रही और इंटेलिजेंस टेलीफोन टेपिंग कर रही है। मैं हैरान हूं कि और ये साहब दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम नहीं ले रहे जो ये क्लेम। मैं आईएसआई की बात कर रहा हूँ, आईएसआई का भी नाम ले, हिम्मत करें। आईबी का नाम तो हम भी लेते हैं, आईएसआई का नाम भी लेते हैं, तो ये हिम्मत करें आईएसआई का भी नाम लें। और उसके ऊपर लगा दिया ना, मैं आपने इनके पीछे करप्शन ढूंढने पे लगा दिया। इसमें करेक्ट मैं आपको कर दूं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक नुमाइंदा किसी इंटेलिजेंस किसी भी इंटेलिजेंस इदारे का किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो बैठा हुआ है तो बाकी सारे का सारा इंटेलिजेंस इदारा वही काम कर रहा है। इनके मुख्तलिफ विंग्स हैं, काउंटर टेररिज्म विंग है इनका पॉलिटिकल विंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है असगर खान केस का, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आपका कोई पॉलिटिकल विंग नहीं होगा, ना आप कोई सियासी काम करेंगे। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सियासी काम हो रहा है। मुझे नहीं पता, आपको भी पता है। अगर देखें आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते रहे पानामा की, मैं आपको देखता रहूं, आपको नहीं पता कि किसका इंटेलिजेंस विंग नहीं काम कर रहा। देखिए ये हमें भी पता है। मैं मसला ये है कि बड़े अदब एहतराम के साथ और मकबूल जान साहब से कि हम सिलेक्टिव सच बोलते हैं, वो वाला सच बोलते हैं जो हमें फिट होता हो, जो पूरा सच है ना वो पूरी देखें। हमें क्या पता कि ऐसे कितने वाकयात जो होने वाले होंगे या उसकी कोशिश की जा रही होगी, वो यही एजेंसियां रोकती होंगी। दिस इज द पॉइंट। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप स्टेट ऑफ वॉर मिल सके शर्मिला साहब ने कहा, वही मेरा नुक्ता नजर ये है कि जब आप किसी एक इंटेलिजेंस इदारे का नाम लेते हैं ना, आईबी का, कि आईबी कुछ नहीं कर रही और वो फोन टेप कर रही है, आप एक इदारे को इल्जाम लगा रहे हैं, लगाएं, आपका राइट है। लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबसे बड़ा इदारा कौन क्लेम करता रहा है कि हम दहशतगर्दी का, वो ऐसा ही है, उसका नाम भी लें ना। तो हम एक असूल जो है वो एक इंटेलिजेंस पे लगाते हैं, दूसरी पे नहीं लगाते, तो बराबरली लें, बराबर करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये फेलियर हुआ है तो उसमें फिर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी जी, मैं वक्फा ले लें, शर्मिला साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, नाज़रीन कुछ और चीजें शामिल करेंगे। नाज़रीन ये पैटर्न वही है जो फॉलो हुआ है जो चमन ब्लास्ट में हुआ, फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, वक्फे के बाद बात करेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर।
होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं जुकाम, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। देखिए हाज़िर नाज़रीन, जो चीज डिस्कस हो रही थी ये पता लगाना सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। एजाज सैयद साहब ने कहा कि अगर ये फेलियर है तो इट्स अ फेलियर ऑन एवरीबॉडीज पार्ट। ये पता लगाना उनका काम है, किसने किया, कैसे किया। ये बात हम डिस्कस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, लेकिन जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आखिर ऐसा रवैया क्यों अपनाया जाता है, ऐसे वाकयात के बाद नजर क्यों नहीं आ रहा होता कि आप सीरियस हैं। शर्मिला साहिबा, जब आपका दौर था तो इस तरह के वाकयात की भरमार थी और अल्लाह का शुक्र है, इसका क्रेडिट जो है अब आप पाक फौज को दें, मियां साहब की करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट को दें या नहीं दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो रवैये में तब्दीली नहीं आई। क्यों हमें सियासत ही नजर आती है ऐसे वाकयात के बाद? देखिए डेफिनेटली इसका क्रेडिट तो पाक अफवाज को ही जाता है, क्योंकि जब तक ज़रब अज़्ब शुरू नहीं हुआ था ये वाक़यात मियाँ साहब के दौर में भी हर रोज़, हर दूसरे रोज़, हर शहर में हो रहे थे। और मियाँ साहब तो ये बात कह रहे थे कि जनाब हम इनसे बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते थे तालिबान और उनकी एक ही मंतक है और वो पंजाब को छोड़ दें, बाकी पाकिस्तान की खैर है। और इमरान खान साहब को भी अगर आप ले लें तो वो तो वहाँ पर तालिबान के दफ्तर खुलवा रहे थे पेशावर में। तो हमारे सियासतदानों ने भी इस कौम में जितनी खून रेजी हुई है, मासूम जानें गई हैं, उनमें ये भी इतने ही जिम्मेदार हैं। अब बात ये है कि देखिए इस वक्त भी आप अगर पंजाब से किसी को ले लें और उनकी तर्जुमानी अगर आप सुने तो वो यही कहेंगे कि जी ये है और हम काम कर रहे हैं और फलां हो रहे हैं।
देखिए बात ये, काम ये नहीं कर रहे, काम वो आपकी फ़ौज कर रही है। फ़ौज ये जंग लड़ रही है आपके लिए और उसमें बड़ी कामयाबियां भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि देखिए अभी बहुत ज़्यादा काम करने की आप फोर्सेस को देंगी, अगर कामयाबी का फोर्सेस को दे रही है शर्मिला साहिबा? देखिए ना, मैं इसे नाकामी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। हम ये ना समझें कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग जीत ली है। अगर हम जंग जीत चुके होते तो ये तमाम जो ऑपरेशंस हैं ये बंद हो चुके होते, लेकिन वो अभी भी जारी है और सारी हैं। कराची में भी एक ऑपरेशन है जो जारी है पिछले 3 साल से, ये ख़त्म नहीं हुआ है। और जहाँ दहशतगर्दों को कोई वल्नरेबल पॉइंट मिलता है या कोई ऐसा मौका मिलता है जहां वो वार कर सकें, तो वो डेफिनेटली आपने बड़ा क्लियर पॉइंट दिया है यहाँ पे शर्मिला साहिबा। मैं चाहूंगा कि इसी पॉइंट को दीगर शुरका के सामने भी रखूं। आपने बड़ा क्लियर पॉइंट, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बात की है। अच्छा, मैं मियां महमूद रशीद साहब ने ज्वाइन कर लिया। मियां साहब बहुत शुक्रिया, और या मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और चीज सामने आई, मैंने जैसे कि जिक्र किया, मैं बात कर रहा हूं सियासी पॉइंट स्कोरिंग की शुरू हो जाती है। एक और ऐसा सियासी नुक्ता सामने लाया गया और मुझे तो हजम नहीं हुआ, लेकिन मैं सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बात हुई है। कहते हैं जनाब इस धमाके की टाइमिंग देखें। मियां महमूद रशीद साहब, मुझे समझ नहीं आ रही लोग टाइमिंग की बात क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं जी पनामा का फैसला आने वाला है, मियां साहब मुश्किल में हैं, आप बॉर्डर को देखें, आप इस धमाके की टाइमिंग को देखें। क्या आपको लगता है ये बात करनी चाहिए ऐसे माहौल में? मेरा नहीं ख्याल जी ये बात करनी चाहिए। बासियत मजमूई मैं समझता हूँ कि जो फोकस हमारा होना चाहिए था दहशतगर्दी के खात्मे के ऊपर, वो फोकस हमारा उस तरह से नहीं रहा। और जो प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए थी, यानी हमारा पिछला 1 साल अगर हम देखें ना, हम न कहें कि इस पे कुछ सियासत करनी चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल में पूरी हुकूमत जो है वो लगी हुई है इसी तरफ। अपने अदारों को छोड़कर मरकजी वज़रा हैं, बाकी सारे लोग हैं, वो अपने असल काम को छोड़कर बाकी काम पे लगे हुए हैं। तो जिस तरह से ये नेशनल एक्शन प्लान में जो चीजें तय हुई थी उसका फॉलो अप और किस हद तक उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म चीजें थी, कुछ लॉन्ग टर्म इकदाम करने थे। मेरा ख्याल है कि जब कोई धमाका होता है इस तरह का और जानी नुकसान हमारा होता है, उस वक्त लोग एक्टिव हो जाते हैं, एक आध मीटिंग होती है। लेकिन मियां साहब जो कमी आई है उसका क्रेडिट तो देना आप गवर्नमेंट को कि इनके दौर में कमी तो आई है। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट से ज्यादा उसका क्रेडिट जो है ना वो हमारी एजेंसीज को जाता है, फौज को जाता है, रेंजर्स को जाता है, पुलिस को जाता है जी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो कोई इस तरह इतनी ज्यादा जो संजीदगी और प्रायोरिटी जो मिलनी चाहिए थी, नेक्टा का मामला देख ले, बाकी चीजें देख ले, इसके ऊपर बाकी तमाम कौमी कायदीन को एतमाद में लेने का मामला देख ले, इसका फॉलो अप करें, और जो लॉन्ग टर्म इकदाम थे वो भी वहीं के वहीं हैं। अच्छा ये सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने जो नुक्ता उठाया मैं औरिया साहब के सामने रखूंगा, फिर एजाज सैयद साहब के सामने भी। वाहिद हमारा मुल्क है औरिया साहब, जहां पे जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात हो रही है खाली, और जब हम बात करते हैं फोर्सेस की तो लगता है कि वो GSQ की बात हो रही है, एजेंसीज की बात हो रही है। गवर्नमेंट को अगर क्रेडिट देना है तो फिर ऑन द होल क्यों नहीं दिया जा सकता? देखिए होल इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आपने अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आपके यहाँ सैलाब आ जाए तो आप फौज की तरफ देख रहे होते हैं। क्या अमेरिका में फौज की तरफ देखा जाता है? क्या इंग्लैंड में फौज की तरफ देखा जाता है? उनका वैसे ऐसी कैटास्ट्रोफीज में आती तो है वहां भी फौज, अपना सिविल डिफेंस सिस्टम होता है वो बकायदा उनका जब 9/11 हुआ था तो क्या पेंटागन से फौज आई इसको रोकने के लिए? सिस्टम बनाया गया होता है, वो सिस्टम वहां पर उसको देखता है। आपने किया ही कुछ नहीं। मसला तो सारा ये है कि आप तो हालत ये है कि आप रेंजर ना आए तो आप कहते हैं कि यहाँ अमन नहीं हो सकता। आपने जितने मर्दमशुमारी नहीं हो सकती सर। अभी बात हो रही थी ISI को नहीं हम कहते, ISI की ड्यूटी आपकी है। आपने इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है, CTD की बनाई हुई है, आपकी 11 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आपकी CID से चुप के अब तक आपकी थाने की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। आपने किया क्या अब तक? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या दुनिया के किसी महत्वपूर्ण मुल्क के अंदर इन द वेरी इंस्टेंट कभी ऐसा होता है कि हम जब फौज की इंटेलिजेंस एजेंसी को कहते हैं कि वो तशरीफ लाए, फौज की डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाए, फौज का ये काम आ जाए? कभी भी नहीं होता। आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। रियासत का सिर्फ 2 काम है, लोग अपने बच्चे भी पाल लेते हैं, लोग अपने यतीम भी देख लेते हैं, लोग अपना कारोबार भी कर लेते हैं, लोग अपनी बेवाओं को भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी सड़कें भी बनाते रहे हैं।
दो काम लोग नहीं करते, एक इंसाफ करती है रियासत और एक करती है लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों कामों के लिए रियासत बनी है। पॉलिटिकल साइंस की कोई किताब भी उठा के ले जाए, ये दोनों काम नहीं कर रहे। चले जी, किसी को मेट्रो बनाने की पड़ी हुई है तो किसी को फलां की पड़ी हुई है। आपकी इन्वेस्टमेंट ही किसी और तरफ है भाई। ठीक है, इस मेट्रो की जगह आपने कभी सिविल डिफेंस का सिस्टम बनाया? ये आपने बड़ा अच्छा नुकता उठाया, क्योंकि एजाज सैयद साहब ने डिफर किया था आपसे और गालिबन अभी भी डिफर करेंगे। वो कह रहे हैं जनाब इनका काम अपनी जगह, पहले ये तो कुछ करके दिखाते ना, इनके पास तो मेट्रो और सड़कें स्केल करने के अलावा कोई काम नहीं रहा। पहली बात यह है कि औरिया मकबूल जान साहब की ज़ाहिर एक लाइन है ना, तो उस लाइन से कभी हटेंगे नहीं। किसी की लाइन वो ठीक है, नहीं मैं एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं एतराज़ नहीं कर रहा हूँ उस बात के ऊपर। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बजट किसको देते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। पाकिस्तान के अंदर जो कोलिशन सपोर्ट फंड सबसे ज्यादा कौन लेता रहा है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। नहीं मैं स्टेट ऑफ वार में इसीलिए बात कर रहा हूँ ना, कि जब स्टेट ऑफ वार और फिर जब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बजट एक अदारा लेगा और उस अदारे के सरबराह बदकिस्मती से पाकिस्तान में 35 आधी से ज्यादा हिस्ट्री में वो रूल कर रहे होंगे, तो अगर इस मुल्क में कोई कैटास्ट्रॉफी आएगी तो उस अदारे को ना बुलाएं। क्या वो अदारा हुकूमत का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल वो अदारा हुकूमत का हिस्सा है। असल में इस तरह की मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बाकी इदारे भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मसला ये हुआ कि पाकिस्तान के एक अदारे के जो सरबराह हैं वो हुकूमत पर आके कब्जा कर लेते थे। एक अदारा पूरा आके हुकूमत पर कब्जा कर लेता था, और वो जब हुकूमत पर आकर कब्जा कर लेता था, वो ट्रेंड देख लें तो वो शौक करते थे, मैं वही खुद दावत देते थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दावत तो कोई भी नहीं देता, कोई बाहर खड़े हुए आदमी को दावत नहीं देता। और अगर आपने आइन की खिलाफ वर्जी करनी है तो दावत के ऊपर कर रहे हैं, तो तब भी ये शेमफुल बात है, तब भी ये शेमफुल। जी औरिया साहब वो या कब्जा करते थे या अपने बंदों को हुकूमत और या मकबूल जान साहब आपने जिस आइन के तहत हुकूमत में नौकरी की है, उस आइन के तहत, उस आइन की शुकों के तहत वो हुकूमत पर कब्जा करते थे। वो हुकूमत पर कब्जा कहते हैं उसको। आप आइन कानून को जानते पढ़े लिखे आदमी हैं, सरकार में नौकरी करते रहे, आपको पता है इस बात का कि वो हुकूमत पर कब्जा करते थे। कब्जा करके किसको बिठाते रहे? कब्जा करके वो खुद बैठते रहे, किसको बिठाते रहे? और नवाज शरीफ बैठा, जिनको खुदा का नाम लें। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ बैठ गया था, खुदा का नाम लें, ठीक है। अयूब खान साहब 85 में गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, 85 में गैर जमाती इंतखाबात में इलेक्ट नहीं हुआ की मशीनों से निकाल के कौन लाया? ये कर रहा हूँ कि वही लाए थे, लेकिन वो इंतखाब का एक प्रोसेस तो किया ना। ठीक है। अयूब खान ने आके किसने कब्जा किया? फादर था वो, तो बिल्कुल है सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इनको करेक्ट कर रहा हूँ जो तारीख को मरोड़ रहे हैं, तरोड़ मरोड़ रहे हैं ना। बिल्कुल तरोड़ मरोड़ रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। सर सवाल ये है, सवाल ये है, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर बिठा दिया। सवाल ये है सर, ये जो आज हालत है, ये आज हालत है, फिर इसका मतलब है कि इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिस तरह का एजाज सैयद साहब ने कहा था, इस तरह के थ्रेट अलर्ट जो होते हैं ये दूसरे पे मुद्दा डालने की कोशिश होती है, हम मुद्दा डाल रहे हैं दूसरे पे। जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होती है। जब वो बैठी हुई है, जिस वक्त फौज जहाँ होगी उसकी जिम्मेदारी है। फौज अलग हुकूमत है, लिखा ये फौज अलग हुकूमत है यार, ये मैं तो समझ नहीं आ रहा हूँ। एक बंदा पढ़ा लिखा है, सारी जिंदगी सरकार में नौकरी की है, और वो ये बता रहा है कि फौज अलग हुकूमत है, और हुकूमत जो सिविलियन जो कोई भी यहाँ पर बैठा हो वो अलग है। यार वो खुदा का खौफ करें यार, इस मुल्क के साथ जुल्म ना करें। और यहाँ मकबूल जान साहब रहम करें यार, खुदा का नाम लें, इतना झूठ ना लोगों को बताएं यार प्लीज। मैं तो ये बातें सुन के हैरान हो रहा हूँ कि आप सर्व करते रहे गवर्नमेंट में यार। जब फौज अंदाजा करें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। और फौज गवर्नमेंट का हिस्सा है हजूर। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें जनाब, आप फौज की नौकरी ना करें, आप इस मुल्क की नौकरी करें, कॉन्स्टिट्यूशन की नौकरी करें। किताब तो यही कहती है ना, किताब यही कहती है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा है आपके मुल्क में? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये प्रैक्टिकली वो जो डिफरेंस है, जो ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी है फ्रॉम मिलिट्री रूल टू सिविलियन रूल, वो ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी में 5 साल गुजरे हैं ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी में, और दूसरे 5 साल अभी गुजर रहे हैं। और दूसरे 5 साल गुजरने के बावजूद आज आप और मैं ये सवाल राइटली उठा रहे हैं कि क्या हमारे अदारे मजबूत हुए हैं, क्या नेक्टा ज्यादा मौसर तरीके से काम कर रहा है, क्या वजारत दाखिला और सूबाई इदारे, तो ये देखें ना, ये सवाल मैं और आप ये उठा रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है ना। एक जज रिपोर्ट बनाता है, कहता है वजारत दाखिला की नेग्लिजेंस है, वो कैसे चढ़ जाती है वजारत दाखिला, इसमें फौज का कसूर है सर? मुझे ये बताएं, मैं फौज का कसूर, मैं ये कह रहा हूं कि फौज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है,
आप फौज को अलग पार्टी मत बनाएं। जब मैं और आप फौज को अलग पार्टी बनाते हैं ना तो फिर मसला है। फिर ये जब ओरिया मकबूल जान जैसे लोग बात करेंगे फिर तो मैं सवाल उठाऊंगा। शाह साहब, आप ये देखें कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इस वक्त सबसे एग्जीक्यूटिव ऑफिस मेरे प्राइम मिनिस्टर का होता है, उसके बाद उसके ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं। मैं तो उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार यहाँ पे फौज ने क्या किया और वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया। पहली बाइफिकेशन तो आपने करके दिखाई सर। ओरिया साहब ने ये बात कही कि फौज ने ये कर दिया, तो फिर मैं औरिया साहब मेरी बात, जैसे का एक डिप्टी कमिश्नर होता है वो फौज को भी बुलाता है और जिम्मेदारी की होती, जिस वक्त तो गवर्नमेंट होती की जिम्मेदारी जब मैं एग्री करता हूँ, ठीक है सर, इन एड आती है, मदद को आती है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि फलान करती तो फलान करती। आप जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर, आप एलोकेट, आपने ठीक है, आपने नेक्टा पे कितना बजट दिया, आपने 1% से भी कम लोगों की बात किया है। तो आपने अल्ले तल्ले किए, आपने इस मुल्क के अवाम को 1 लाख रुपया पर पर्सन आपने मकरूज करने के बावजूद आपने उनसे अल्ले तल्ले किए, अय्याशियां की, इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये है आपकी बेसिक। चले सर, मैं ऐसी नुक्ते पे ब्रेक लेना चाहता हूँ, वक्फा ले लूँ, तब तक थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा स्टूडियो का। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद बात करते हैं। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। एक लेटर थमा दिया जिसको ऑपोजिशन ने यानी कि उनकी ऑपोजिशन ने कहा, गवर्नमेंट के लोगों ने कहा जनाब ये भी एक दूसरा कतरी लेटर है, अगर कतरी लेटर की इनकी हैसियत में, इनकी नज़र में कोई हैसियत है नहीं। तो मैं अगली चीज़ जो आपके सामने रखना चाहूँगा वो हामिद मीर साहब का ये एक क्लिप है जो उन्होंने कल या गालिबन परसों अपने शो में कहा कि जो शौकत पराचा के शो में गालिबन, हाँ बिल्कुल शौकत पराचा के शो में उन्होंने कहा कि जनाब जो इमरान खान से मनी ट्रेल मांग रहे हैं उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। ये ऐसा कुछ उनका जुमला था, जरा सुन ले फिर मैं चाहूंगा इस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फर्क बरकरार रहेगा कि नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम था, इमरान खान कभी काउंसलर तक नहीं रहा। जो लोग इमरान खान के मनी ट्रेल में से कतरी खत निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, 2 खत निकालने, वो बायस्ड लोग हैं, उनकी नीयत में फतूर है, उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। इमरान खान की मनी ट्रेल में से कतरी खत जो निकालने की कोशिश करें। शर्मिला साहिबा ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और भी इमरान खान की तरफ से जो व्यू आया वो ये कि जनाब मेरी मनी ट्रेल मेरा मसला, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब के और पैनामा के पूरे मसले से। देखिए 100% तो आप दोनों केसेस को कंबाइन नहीं कर सकते, दोनों के शिक जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो एक पैनामा के थ्रू लीक हुआ है और उसमें फ्लैट्स का मनी ट्रेल के हवाले से बात की गई है। इमरान खान साहब के ऊपर तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी इल्ज़ाम है, दीगर इल्ज़ामात हैं, फिर उनका भी यही है। देखें जवाब तो उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का दिया है कि जनाब हमारे पास मनी ट्रेल का कोई एज सच वो नहीं है रिकॉर्ड, और जो काउंटीज़ हैं वो 20 साल से पहले का रिकॉर्ड नहीं रखती हैं, और ये उनके वकील ने भी जाके अदालत में कहा है। दूसरी तरफ वहाँ समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर कौन बेनिफिशरी है, कौन ट्रस्टी है, कौन किसका कफालत कर रहा है। देखें एक चीज़ को आप क्रेडिट दें मियाँ साहब को कि अपना केस चाहे वो कितना ही बिगाड़ लिया उन्होंने,
लेकिन आज तक उन्होंने ये कौम को मालूम होने नहीं दिया कि वो लंदन के फ्लैट्स खरीदे कैसे गए। कभी कतरी खत, तो कभी दुबई, तो कभी जद्दा, कभी कुछ, लेकिन असल हकीकत आज तक उन्होंने नहीं बताई है। ये कतरी खत भी झूठ है, उसके ऊपर दूसरा कतरी खत भी झूठ है, लेकिन वो जो जहां से पैसा गया, जहां से खरीदा गया, वो उन्होंने आज तक जाहिर नहीं किया है। चाहे उसके पीछे वो खुद चले जाएं, ठीक है, हुकूमत चले जाए, ठीक है, लेकिन वो बता नहीं ये नुक्ता आप पे आ गया। लेकिन बात ये है, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है हैदर साहब, बात ये है कि हमारे मुल्क में हुक्मरानों को अकाउंटेबल होना चाहिए, और सिर्फ हुक्मरान नहीं, इस मुल्क का हर बिजनेसमैन, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, जो भी इस कौम का पैसा इस्तेमाल करते हैं, दे नीड टू बी अकाउंटेबल। ये नहीं हो सकता कि जनाब आप कहें कि जी हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके ये कहें जी सबके होते हैं जी, हमने कौन सी कोई बड़ी बात की अगर आप देखें, तो एक दलील देते हैं ना, बहुत से लोगों पे उंगलियां उठ सकती होते हैं आजकल, तो सबके बाहर बिजनेस होते हैं, हम कौन सी कोई अनोखी चीज करिए भी दलील देते हैं। मियां महमूद रशीद साहब, सर आपके लीडर ट्रेन नहीं दे सके। एक सेकेंड, हैदर साहब इकामा लेना गलत बात नहीं है, बहुत से लोग लेते हैं वीजा के लिए, लेकिन उसको आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। चले मैं इसको मैं इस तरह मान लेते हैं। इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर करना जरूरी है, वो लेना कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, लेकिन यू हैव टू डिक्लेयर इट इन योर इलेक्शन कमीशन पेपर्स। चले बिल्कुल ठीक है। मियां साहब, आपके लीडर ने मनी ट्रेल नहीं दीजिए अपनी, और अब अगर वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, जैसे कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि दोनों जाएंगे, तो सर फिर ये तो आपने खेल शुरू ही क्यों किया जिसमें आपका अपना बंदा फंस गया? दोनों कहीं नहीं जाएंगे, दोनों कहीं नहीं जाएंगे। शाह साहब जो ख्वाब देख रहे हैं नहीं, वो कभी पूरा नहीं दोनों होगा। का मतलब है कि नवाज शरीफ भी कहीं नहीं जा रहे और खान साहब भी कहीं नहीं जा रहे। नहीं, नवाज शरीफ तो जा ही जा रहे हैं। अच्छा, चल कौम देख रही है कि नवाज शरीफ साहब के तो अब रहने का कोई सवाल ही नहीं है। अब नवाज शरीफ के केस को आप इमरान खान के साथ यार कंपैरिजन करें, कोई खुदा का खौफ करें। नवाज शरीफ जो है वो पिछले 30 साल से इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अरबों रुपए की चोरी उनकी अगर पकड़ी गई है तो वो पब्लिक में नहीं है, लूटमार का पैसा है। इमरान खान कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, कभी इक्तदार में नहीं रहे। उन्होंने अपनी जवानी में और इंग्लैंड के दौरान वहां पर क्रिकेट खेलकर जो पैसे कमाए, एक अपार्टमेंट खरीदा और उसके जरिए से वो कानूनी तरीके से पैसे मुल्क के अंदर लेके आए और यहाँ पर बनी गाले की जायदाद। सिर्फ तनकीद ये की जा रही है कि उनके मनी ट्रेल में इतनी क्लैरिटी है नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं बतौर स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ ज्यादा क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं सर आपसे। देखें वो जो कुछ कमी है वो भी कोशिश कर रहे हैं। हमने वहां पर कोशिश की है कि वहां इमरान खान उस अरसे के दौरान अगर उन्होंने कहा है काउंटी वालों ने कि वो 20 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं रखते तो वहां पर टैक्स की कटौती होती होगी, वहां से हम वो कोशिश कर रहे हैं। चलो वो मिल जाएगा, टैक्स उस जमाने में वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, वक्त कम है, मैं आपके पास और रिकॉर्ड यहाँ पर पेश जनरल साहब के पास बात करने से दोबारा वापस आपके पास आऊंगा। जनरल साहब, आप भी एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि देयर इज अ कंपैरिजन? आपका देखिए लीडर तो दोनों है ना सर, अब करप्शन छोटी हो या बड़ी हो, करप्शन होती है, तो ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है इस वक्त इमरान खान और नवाज शरीफ का, ये ठीक है सर? यार करप्शन किधर से आ गई? सर एलिजेडली आप पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आप जिनके पीछे आप पड़े हुए थे वो अब आपके पीछे पड़े हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो ये कंपैरिजन करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। एक शख्स जब कभी हुकूमत में रहा ही नहीं, उसका बिजनेस नहीं, उसकी आमदन का सबको पता है कि बाहर थी, अब वो बाहर से कोई सबूत ले आए ना लाए, ये तो सबको पता है कि बाहर आमदन थी, कितनी थी उसका कुछ आपको सबूत चाहिए, अगर वो ला सके तो बड़ी अच्छी बात है, कोर्ट उसका क्या व्यू लेती है, लेकिन मवाजना कतन कोई नहीं है, मवाजना किसी भी शक्ल में कोई है ही नहीं। मैं वक्फा ले लूं, जो शख्स एक आदमी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, पंजाब का वजीर आला, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर, 37 साल से वो तकरीबन किसी न किसी शक्ल में इक्तदार में मौजूद है। आप उसका मवाजना एक आम शहरी से कर रहे हैं कि क्या मनी ट्रेल जो है वो का मवाजना किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? चौधरी निसार साहब के बारे से भी जरा कुछ बात करेंगे। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, वक्फा लेते हैं, कोई वक्फे के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मैं जनरल साहब से भी दूरी गुफ्तगू का आगाज करूंगा, लेकिन सैयद साहब से पहले पूछ लूं कि चौधरी निसार साहब, कुछ आप काफ़ी प्रिवी रहते हैं सिचुएशन से, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। चौधरी निसार साहब की कमर दर्द और उनकी नाराज़गी का जो ताल्लुक है, कुछ उसके बारे में समझ आ सकी कि वो नाराज़गी जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है मियां साहब से? मेरे ख्याल में अली एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब से चौधरी निसार अली खान बहुत नाराज़ हैं, और नाराज़गी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो गिले शिकवे उसको कहेंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हमने देखा कि तकरीबन 2 साल पहले भी 6 माह तक वजीर दाखिला की अपने वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई। ये पहली दफा नाराजगी नहीं, लिए मंजर से गायब हो जाते और ये पर भी नहीं आते। और मुझे जाती तौर पे इस बात का पता है कि एक ऐसा वक्त भी आया था कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस उनको ढूंढ रहा था और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए भी अवेलेबल नहीं थे। और अभी सूरत हाल इस हद तक आ गई है कि जब से चौधरी निसार अली खान को इस बात का पता लगा है कि शायद ख्वाजा आसिफ को वजीर आजम अगर मुमकिन तौर पर नाअहली हुई वज़ीर आज़म की तो उनको नामज़द करना चाहते हैं, तो ये बात जो निसार अली ख़ान के लिए बड़ी ही नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है, ये मेरी ज़ाती मालूमात है कि जो निसार अली ख़ान शुरू से ही ये चाहते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का 20 अप्रैल का फैसला आया, ये मैं मालूमात की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ, अपने ज़राए के वाले से बात कर रहा हूँ, कि जब एक मुशावरत हुई थी वज़ीर आज़म के साथ, तो उसमें जो निसार अली ख़ान ने मेरी इतलात के मुताबिक ये कहा था कि वो और चंद वज़रा के साथ मिलकर आर्मी चीफ से मुलाकात करके एक दरख्वास्त करते हैं कि वो अगर आर्मी चीफ एक ख़त लिख दें चीफ जस्टिस को, अच्छा, कि हमारे जो नुमाइंदे हैं ISI या MI का नुमाइंदा है उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर ISI या MI का नुमाइंदा इस GIT के अंदर शामिल होता है और GIT हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दे दी जाए तो तब भी लोग फ़ौज के सवाल उठाएंगे। ठीक, और अगर ये GIT
के अंदर होते हैं और हुकूमत के खिलाफ फैसला आ जाता है, JIT की रिकमेंडेशन आ जाती है, तब भी सवाल उठाए। और काफी हद तक चौधरी निसार की बात ठीक थी, आज भी देखें ना लोग, बाज लोग कोशिश जी 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 मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों ने सवाल उठाए ना, मतलब वो सही थे गलत थे एक अलग डिबेट है, उन्हें ये काम उन्होंने अपना काम दुरुस्त किया नहीं किया ये अलग नहीं मानी गई भी चौधरी साहब, ये बात चौधरी निसार की नहीं मानी गई। फिर चौधरी निसार ये भी कहते थे मेरी इतलात के मुताबिक कि आप JIT के अंदर ना पेश हों, आप ये जो चापलूस किस्म के जो लोग हैं जो आके रोजाना आके तकरीरें करते हैं JIT के बारे में और इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, तो चौधरी निसार दरबारियों से एलर्जिक थे। अच्छा एक और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी थी JIT के सामने, उस दिन भी एक वाकया हुआ कि चौधरी निसार वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग सीट के ऊपर आए हैं और मोहतरमा जो मरियम है जो वज़ीर आज़म की साहबजादी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को उतार लिया नीचे, उनकी रवानगी की एक तस्वीर खींची गई सरकारी टेलीविजन के ऊपर और कुछ मीडिया के प्राइवेट हमारे सब लोगों को जारी की गई तस्वीरें, कहीं पर ये मालूमात नहीं दी गई कि चौधरी निसार अली खान वो गाड़ी पीछे गाड़ी खड़ी थी सफेद रंग की, उसमें चौधरी साहब बैठे थे, मैं अर्ज कर रहा हूं बिल्कुल ठीक, तो वो चौधरी निसार खुद ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को लेके आए और रास्ते में पता चला जब हमारी टीमों ने देखा रास्ते में कि वो तो चौधरी निसार है, तो चौधरी निसार का जो ब्लैकआउट था इससे भी बड़ी, और फिर जाहिर है आपको पता है जो इक़्तिदार के वानों में चापलूस और बड़े रेशादवानी खुशामदी तबका होता है, तो ये बुनियादी वजह है। तो जनरल साहब ये एक अच्छे और एक क्या कह सकते सदाबहार दोस्त से महरूम हो सकते हैं मियां साहब, या फिर PMLN एक वजूद में आ सकती है, PMLN निसार? नहीं, वो ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखें कि मियां साहब के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, कुछ लोग जो हैं वो बड़े माहिर इस मामले में, जो वो खुद हिसाब लगा के ये अपनी बातचीत को अरेंज कर लेते हैं इस अंदाज से कि जो मियां साहब के कान सुनना चाहते हैं उनको वो अल्फाज सुनाए जाएं, वो बात सुनाई जाए। अच्छा ऐसा वो उसमें विजडम हो ना हो, खुलूस हो ना हो, लेकिन उसमें चापलूसी का एलिमेंट होगा, खुशामद का एलिमेंट होगा और आपके दिल को अच्छी लगेगी। चुनाचे मियां साहब इस शहर में अब आ चुके हुए हैं, उससे निकल नहीं सकते। चौधरी निसार उनको निस्बतन साफगोई से काम लेते रहे हैं, जो बड़ा साफगोई में जो बेशक आपका जो कड़वाहट होती है वो हर किसी को पसंद भी नहीं बेशक आपका अंदर हो, लेकिन जबान मीठी नहीं लगती। चूंकि वक्त बहुत कम रह गया, मैं चाहूंगा सबसे हम लास्ट कमेंट्स ले लें, आपका भी इस हवाले से कंक्लूजन आपने दे दिया। मियां महमूद रशीद साहब, सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, और आखिर में अब आपके लीडर जो है वो भी अकाउंटेबल हैं, होना चाहिए, इसमें सुरखरू हो पाएंगे आप? जी ज़रूर, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें मांगी हैं वो उन्हें दें, और जो तशनीगी रह गई उसको भी दूर करने की कोशिश हो रही है। चौधरी निसार वाले मसले में तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, और तू फ़क्त अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन पार्टी में आने की दावत नहीं देंगे आप उनको। शर्मिला साहिबा, आपका क्या कहना चाहेंगे, किस तरह कंक्लूड करना चाहेंगे इस डिस्कशन को? नहीं देखें, बात यह है कि हम यहाँ बैठ के बहुत सारे तबसरे भी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। हम देखें ना, टीवी चैनल्स पे बैठ के 8 से 9, 10 से 11 हम फैसले नहीं कर सकते, हम सब अपनी अपनी जमात का मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगी, मियाँ साहब अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, दीगर लोग अपनी जमात को डिफेंड करेंगे, लेकिन बात यह है कि अभी चौधरी निसार साहब को इस तरह बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत ही उसूल पसंद शख्सियत हैं। बात ये नहीं है, देखिए हर पार्टी में खुशामदी होते हैं, हर पार्टी में कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। अगर इतने उसूल पसंद हैं चौधरी निसार साहब, तो 4 साल वजारत के मजे लेने के बाद अब जब वो देख रहे हैं कि उनके बॉस जो हैं वो फारिग होने वाले हैं एक आध दिन के अंदर, तो जनाब वो रूट के बैठ गए। मुझे बताइए कि 4 साल की चौधरी निसार की क्या कारकर्दगी है? ही इज अ फेलियर एज इंटीरियर मिनिस्टर। आखिर में कहा कि अपने साथी को मुश्किल के वक्त में मुश्किल दौर के जाना भी, भले वो उनके सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।